हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका रोहित पांडे और हम लोग जा रहे हैं स्टार्ट करने आज अपना न्यू चैप्टर जिसका नाम है धातु एवं अधातु। ये आपके केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर है, जो कि इससे पहले हम लोगों ने 2 चैप्टर पढ़ चुका है। पहला रासायनिक अभिक्रिया समीकरण और दूसरा आपका जो चैप्टर है वो था क्या बोलते हैं उसको, अम्ल क्षार एवं लवण। तो हम लोग दोनों ने ये 2 चैप्टर देख लिया है। उससे पहले हमने आपको केमिस्ट्री का बेसिक भी बता चुका हूँ कि आपका केमिस्ट्री का बेसिक क्या है, केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए क्या कुछ जानने की ज़रूरत होती है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़िए। ये आपके आखिरी समय में आपको पढ़ाई को और बेहतर बनाने में ये वीडियो आपको काफ़ी मदद करेगा, क्योंकि ये रिवीजन के तौर पे भी आपको हो जाएगा और नहीं पढ़े हैं तो उसमें भी आपको सहायता मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं धातु एवं अधातु। और ये नोट्स अगर आप बढ़िया से पढ़ते हैं ना, जो अभी मैं हम पढ़ा रहा है इसके नोट्स के सहारे, तो आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा और आप बढ़िया नंबर स्कोर कर सकते हैं। अगर पढ़े हैं तो और अच्छा पढ़ेंगे और अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और अगर नहीं भी पढ़े हैं तो इससे आप बढ़िया 60% नंबर ला सकते हैं, 80% तक भी आप ला सकते हैं अगर ध्यान से पढ़ें तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग का पहला चैप्टर है, ये जो आज पढ़ने वाला जो चैप्टर है उसका नाम है धातु एवं अधातु। तो चलिए पहले शुरू करते हैं कि धातु अधातु चैप्टर है। तो सबसे पहले हमको ये जानना होता है कि आखिर धातु है क्या। आपका चैप्टर ही का नाम है धातु अधातु। तो हम इसमें देखेंगे कि आखिर धातु कहते किसे हैं, धातु क्या है। तो इसका डिफिनीशन है, यानी कि परिभाषा है, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और धनायन बनाते हैं उसे धातु कहते हैं, जैसे लोहा। तो ये कह रहा है कि जो ऐसे तत्व जो होते हैं, तत्व ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं उसे क्या कहते हैं, धातु। धातु को बहुत सारे हम डिफिनीशन लिख सकते हैं कि ये कठोर होते हैं, इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज यानी गुण होते हैं। ये कठोर होते हैं, इसे पीटने पर ध्वनि आती है। लेकिन मेन जो डिफिनीशन है ना धातु का, ये है, वो तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और धनायन बनाते हैं उसे धातु कहते हैं, जैसे लोहा। लेकिन अपवाद में क्या है कि ग्रेफाइट, क्योंकि जैसे ये होता है धातु, जो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, यानी कि इसमें करंट जाता है, विद्युत का प्रवाह इसमें होता है। लेकिन ग्रेफाइट भी एक ऐसा पदार्थ, ऐसा अधातु है जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, यानी कि ये क्या बोलते हैं इसको, इससे विद्युत का प्रवाह होता है। तो इसलिए इसको मैंने अपवाद में लिखा है, क्योंकि ग्रेफाइट जो है ये अधातु है, कार्बन का अपरूप है, तो ये अधातु है, पर धातु नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा है। तो 1-2 अपवाद आपको याद रखना होगा। जैसे ये पूछ भी सकता है आपको ऑब्जेक्टिव में कि ग्रेफाइट एक है, तो आप मार सकते हैं कि ग्रेफाइट एक अधातु है। लेकिन ऐसे भी दे सकता है कि इसमें विद्युत का चालक है, तो इसमें ग्रेफाइट दे देगा। लेकिन आप सोचेंगे कि क्या, ग्रेफाइट तो अधातु है, ये विद्युत का चालन नहीं कर सकता, लेकिन ये अपवाद है। तो चलिए अब अधातु पे आते हैं कि अधातु किसे कहेंगे आप। तो चलिए देखते हैं अधातु। तो अधातु के आपके डिफिनीशन के अनुसार ये है कि अधातु वे तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं, उसे अधातु कहते हैं, जैसे कार्बन, सल्फर, आयोडीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो ये जो सभी चीज़ें हैं धातु अधातु में, आपको ये समझनी होगी। और ये जो है आपकी क्या बोले इसको, अधातु कि अधातु में आपका पहले डिफिनीशन बताया गया कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं उसे अधातु कहते हैं, जैसे कार्बन, सल्फर, आयोडीन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये चूँकि जो धातु का आपका डिफिनीशन था, परिभाषा था, उसके सेम विपरीत है। और इसको इसमें कुछ जो एग्जाम्पल है, यानी कि उदाहरण है, उसको आप याद रखना होगा। तो धातु या धातु में डिफिनीशन और ये एग्जाम्पल याद रखेंगे तो आपका सवाल बन जाएगा, आप निकाल सकते हैं आगे। चलिए आगे देखते हैं, कुछ अन्य पद देख लेते हैं जो कि हमारे इसमें धातु या धातु चैप्टर में यूज होता है। तो देखते हैं कुछ जो पद होते हैं उसको देख लेते हैं। तो जो इसमें पहला पद है हम लोग का जो देखना है, उसमें आपका पहला पद दिखा रहा है धात्विक चमक किसे कहते हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं कि धात्विक चमक आखिर आप किसको बोलेंगे। तो धात्विक चमक क्या है, तो धात्विक चमक धातु की चमक होती है। इसका कहने का मतलब है कि धात्विक चमक उसे कहेंगे जो कोई भी जो धातु होती है वो चमकती है ना, तो उसके चमक को, जो उसमें चमक पाया जाता है उसको धात्विक चमक कहते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। धातु में पाए जाने वाले चमक को धात्विक चमक कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी कोई, जैसे स्टील है, तो स्टील चमकता है ना, दूर से ही दिख जाता है, प्रकाश पड़ता है तो उस पर आपकी आंखों पर रोशनी आती है, तो कहते हैं कि अब चमक रहा है। तो जो धातु चमकता है ना उसको धात्विक चमक कहते हैं। तो हम ऐसे भी जानते हैं कि धातुएं चमकीली होती हैं, लेकिन इसका अपवाद में क्या है, अधातु भी एक ऐसा धातु है जो चमकीला होता है, जिसका नाम आयोडीन है। आयोडीन यानी कि नमक, ये भी चमकता है। और दूसरा हम लोग का पद देखना है कि आघातवर्ध्यता क्या है।
आघातवर्धिता का मतलब होता है ना, अगर कोई भी ये पदार्थ बोल रहे हैं, कोई भी तत्व है उसको जब हथौड़े से मारेंगे या फिर भी कोई किसी चीज़ से उसको मारेंगे ज़बरदस्ती, तो अगर वो फैलने लगे, चादर बनने लगे, चादर की तरह होने लगे, तो इसी का ये जो फैलने का गुण है ना, किसी भी धातु के चोट देने से जो फैलने का गुण है उसे ही आघातवर्धिता कहते हैं। और अब अगला जो टर्म है यानी कि पद, उसको देखते हैं तन्यता। तो तन्यता किसे कहते हैं? जब कोई मेटल यानी कि धातु को हम लोग खींच देते हैं, खींच कर लमड़ा सकते हैं, तार बना सकते हैं, उसको क्या करते हैं, खींच के लंबा कर सकते हैं, तार बना सकते हैं। तो इसी जो धातु में गुण, ये गुण होता है, इसी गुण को तन्यता कहते हैं। यानी कि अगर किसी धातु को हम लोग किसी पिलास या किसी भी सहायता से पकड़ कर खींच दे जिससे वो कि तार के रूप में परिवर्तित हो जाए, तो इस प्रकार का जो गुण होता है तत्व में, इसे हम तन्यता कहते हैं, उसे हम तन्यता कहते हैं। अब आता है ध्वनिक या सोनेरस किसे कहते हैं? तो धातु को जब हम पीटते हैं फिर उस पर जो चोट देते हैं जिसके कारण उसमें से कुछ आवाज़ आती है, जैसे आप स्कूल में अपना घंटी वंटी देखे होंगे, घंटी बजाते हैं तो उस पर क्या किया जाता है, धातु पे वो धातु के ऊपर क्या किया जाता है, मारा जाता है, तो उससे आवाज़ निकलता है। तो ये जो आवाज़ निकलता है ना, जो आवाज़ निकलने का गुण है, आवाज़ निकलता है, और आवाज़ जो दो धातुएं आवाज़ उत्पन्न करती है उसी को ही हम लोग सोनेरस कहते हैं। यानी कि जिस धातु पे हम पीटते हैं और जो आवाज़ करती है उसी धातु को हम लोग सोनेरस कहेंगे कि ये धातु कैसी है, सोनेरस है। जैसे लोहा पर आप पीटते हैं तो आवाज़ निकलता है, तो लोहा को आप क्या बोलेंगे कि लोहा सोनेरस है। तो चलिए आगे देखते हैं कि और आगे हम लोग को क्या देखना है। तो ये जो आपको 2 नंबर में एक सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है जिसको आपको ज़रूर देखना चाहिए, वो है हम लोगों का कि धातु और अधातु में क्या अंतर है। तो देखिए पहला जो अंतर हम लोग को लिखे हैं, तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। धातु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। वही अधातु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। धातु अधातु का पहला जो डिफिनीशन हम अंतर लिखे हैं कि धातु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, अधातु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। दूसरा क्या लिखा है कि ये धनायन बनाता है और ये ऋणायन बनाता है। चूँकि इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो जाहिर सी बात है धनायन बनेगा, आपको पहला चैप्टर में बता चुके हैं। और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो जाहिर सी बात है कि ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, इसीलिए ऋणायन बना रहा है। तीसरा इसका ये अंतर है कि इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, प्रवाह नहीं होता है। लेकिन एक हम लोगों ने अपवाद में लिखा था ग्रेफाइट, इससे ऊपर भी मैं बता चुका हूँ। ग्रेफाइट एक अपवाद है जो कि अधातु का है। चूँकि धातु क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह करते हैं। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह को ही क्या कहते हैं, विद्युत का प्रवाह। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह को ही विद्युत धारा का प्रवाह कहेंगे हम लोग। तो इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है धातु में, लेकिन अधातु में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होता है। यानी कि अधातु में विद्युत धारा नहीं प्रवाहित हो सकती। यानी कि अगर किसी एक सिरे से किसी अधातु को जोड़ देंगे तो दूसरे सिरे तक क्या जाएगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हुआ, यानी कि यहाँ से धारा यहाँ नहीं जाएगी। देखते हैं ना कि हम लोग ग्लव्स का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक कोई भी चीज़ें पकड़ने के लिए जिसमें करंट होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होता है उसमें, तो हम लोग को करंट नहीं मारेगा। इसलिए हम लोग अधातु की चीज़ें जैसे रबड़ या फिर प्लास्टिक की चीज़ें पहन के हम कुछ भी करते हैं। तो ये क्या होता है कि धातु में क्या होता है कि धातु में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, लेकिन अधातु में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होता है। लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा धातु है जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि कौन ऐसी धातु है अधातु है जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, तो आप क्या टिक मारेंगे, ग्रेफाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि और इसके और क्या मतलब विभिन्नताएं हैं, क्या अंतर है। तो और जो अंतर हम लोगों ने लिख रखा है वो है कि इसमें धात्विक चमक होती है। अभी मैंने बताया कि धात्विक चमक किसे कहते हैं, इससे पहले हम बता चुके हैं। तो धातु में क्या होती है, धात्विक चमक होती है, जबकि ये अधातु में धात्विक चमक नहीं होती। लेकिन अपवाद में एक है ये ग्रेफाइट या फिर आयोडीन, ये 2 ऐसी धातु हैं जिसमें चमक पाई जाती है। तो आप याद रखेंगे कि ऐसी अगर पूछ दे ऑब्जेक्टिव में कि कौन ऐसी धातु हैं जिसमें चमक पाई जाती है, तो आप कहेंगे ग्रेफाइट या फिर आयोडीन। और दूसरा होता है और अदर इसका अंतर है कि ये सोनेरस होती है, सोनोरस, यानी कि आवाज़ देती हैं, जबकि ये सोनोरस नहीं होती। यानी कि धातुएं सोनोरस होती हैं और ये सोनोरस नहीं होती। लेकिन अपवाद में प्लास्टिक है। सोनोरस मतलब होता है कि पीटने पे आवाज़ करता है, लेकिन धातु पीटने पर आवाज़ नहीं करता है। लेकिन इसमें प्लास्टिक एक ऐसा धातु है जो कि पीटने पर आवाज़ करता है। प्लास्टिक को कभी पीट के देखें, बहुत आवाज़ निकलता है, बड़ आवाज़ आती है। और उसके बाद जो अगला है इसका अंतर, ये धातु क्या होता है, कठोर होता है।
और अधातु क्या होता है, ये भंगुर होते हैं, लेकिन धातु कठोर होते हैं लेकिन अधातु कठोर नहीं होते, भंगुर होते हैं। भंगुर का मतलब कि थोड़ा सा भी वजन देने पर ये टूट जाते हैं, बुकनी बुकनी हो जाला, मेही मेही एकदम छोटा छोटा टुकड़ा हो जाता है। लेकिन एक इसमें बहुत बड़ा अपवाद है कि ये एक हीरा क्या है, एक अधातु है। पूछ देता है कि कौन इसमें से निम्न में से कौन अधातु है, और हीरा ऑप्शन दे देता है। हीरा एक अधातु है, अधातु होने के बाद भी हीरा बहुत कठोर, सबसे कठोरतम पदार्थ है हीरा। ये भी आपको पूछता है कि विश्व का सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है, तो हीरा है। तो इसको आप याद रखेंगे। और ये क्या है, हीरा अधातु है। लेकिन हम लोग डिफिनीशन में इसमें अंतर में क्या जान रहे हैं कि धातु कठोर होते हैं और अधातु भंगुर होती हैं। लेकिन हीरा एक ऐसा अपवाद है जो कि अधातु होते हुए भी बहुत कठोर होता है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे अब जानेंगे कि अपरूप हम लोग किसे कहते हैं। अपरूप हम लोग किसे कहेंगे, तो हम देखते हैं। किसी भी तत्व के कोई अन्य रूप को उस तत्व का अपरूप कहते हैं। मतलब समझाते हैं आपको। मतलब मानिए आपका नाम कुछ है, मान लीजिए आपका नाम श्याम है और आप ही का एक अलग नाम है मोहन। तो मोहन हम क्या बोलेंगे कि मोहन ही श्याम है। मतलब कि अगर कार्बन है तो कार्बन एक का एक और ऐसा कुछ कार्बन का मतलब प्रोडक्ट समझते हैं, जैसे उसी का भाई बेटा भाई बहन एक ही खानदान से हो, एक ही खानदान का अगर कोई हो तो उसे कहेंगे उसका प्रूफ है। यानी कि कार्बन का प्रूफ कौन कौन से हैं, ग्रेफाइट और हीरा। ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने देखिए यहाँ स्टार बना के दिख रखा है। इसका मतलब होता है कि ये इंपॉर्टेंट है। तो कार्बन के प्रूफ क्या है, ग्रेफाइट और हीरा। ये बहुत आप इंपॉर्टेंट मैंने स्टार मार्क किया है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने मार्क करके रखा है वो है कि चाकू से काटे जाने वाली धातुएं जो है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम है। तो ये आप तीन याद रखेंगे कि चाकू से काट सकते हैं, ऐसी धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है। कौन कौन है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। और चलिए हमने इस 4-5 और पॉइंट लिख रखा है। तो चलिए अगला देखते हैं पॉइंट। जो अगला पॉइंट है कि ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो द्रव होती है। ब्रोमीन क्या है, एक अधातु है जो कि द्रव होती है। ये ब्रोमीन क्या है, अधातु है जो कि द्रव के रूप में, द्रव मतलब समझते हैं ना, पानी की तरह होती है। ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो कि द्रव होती है। ये सब याद कर रखने वाला स्मरणीय पॉइंट है, याद रखने पॉइंट है, इसको आप याद रखेंगे। और अगला देखते हैं मरकरी यानी कि पारद, एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। ब्रोमीन क्या है, एक ऐसी अधातु है जो द्रव होती है। लेकिन मरकरी क्या है, एक धातु है जो कि कमरे के ताप पर द्रव होती है। ब्रोमीन याद रखेंगे, जो कि ब्रोमीन है वो अधातु है जो कि द्रव होती है, लेकिन मरकरी एक धातु है जो कि द्रव होती है। ये आपको खास ध्यान रखना है कि ब्रोमीन एक अधातु है और मरकरी एक धातु है जो कि कमरे के ताप पर द्रव होती है। और अगला नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछ चुका है कि सिल्वर कौन ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक होते हैं, तो सिल्वर और कॉपर। चलिए अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं क्या है। तो अगला हम लोग का इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है लेड तथा मरकरी ऊष्मा के कुचालक धातु हैं। लेड तथा मरकरी क्या है, धातु, लेकिन ये कुचालक है, ऊष्मा के कुचालक है। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि धातुएं ऊष्मा की चालक होती है। ऊष्मा बढ़िया से इसमें एक सिरे से दूसरे सिरे तक जा सकता है। हम लोग देखते हैं किसी भी धातु के हम लोग गर्म करते हैं, जैसे मान लीजिए रॉड गर्म करते हैं एक सिरे से दूसरे सिरे को पकड़ कर, तो उस सिरे को गर्म करते हैं और हम लोग को इस सिरे पे क्या फील होता है, गर्मी फील होती है ना। तो इसे ही हम लोग कहते हैं कि ऊष्मा का चालन कर रहा है। लेकिन धातुएं क्या होती है, ऊष्मा की चालक होती है। लेकिन लेड और मरकरी धातु होते भी ऊष्मा की क्या है, कुचालक है। तो जो अपवाद है उसको आप काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखेंगे। मतलब कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सवाल के तौर पर बहुत बार पूछ सकता है। तो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि अब क्या है। तो अब रिएक्शन हम लोग का आता है कि कैसे कौन बिहेव करेगा। तो धातुओं का वायु में दहन करेंगे तो क्या होगा। तो इसमें है कि लगभग सभी धातुओं वायु में दहन होकर धातु के ऑक्साइड का निर्माण करती है। तो जो हमने इसको रिएक्शन में लिख रखा है, देखिए कैसे करती है। धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है और धातु के ऑक्साइड बनाती है। जैसे कॉपर प्लस O2 कॉपर ऑक्साइड बनाती है, अल्मीनियम प्लस O2 अल्मीनियम का ऑक्साइड बनाती है। यानी कि सभी धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धातु के ऑक्साइड बनाती है। तो आपको यही ध्यान रखना है कि धातुएं जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो धातु का ऑक्साइड बनाती है। बस इतना ही ध्यान देना है, ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल एक हो सकता है 2 नंबर में कि उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल आता है, आपको आता है, बहुत बार आ चुका भी है।
तो उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? तो चलिए इसका परिभाषा देखते हैं। ऐसे धातु के ऑक्साइड जो अम्ल एवं क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं, अर्थात जो अम्लीय एवं क्षारीय दोनों का गुण प्रदर्शित करते हैं, ऐसी धातु के ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। यानी कि वैसे धातु के ऑक्साइड ये उभयधर्मी ऑक्साइड बोलेंगे जो कि अम्ल एवं क्षार दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं। यानी कि वो कैसे होते हैं? अम्लीय गुण भी उनमें होता है और क्षारीय गुण भी होता है, माने दोनों तरफ के होते हैं। जैसे ऐसे लोग आपको समझाते हैं कि जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके दुश्मन के साथ भी रहते हैं और आपके भी साथ रहते हैं, तो ऐसे वैसा ही ये होता है उभयधर्मी ऑक्साइड की, ये क्षार के साथ भी रिएक्शन देगा और अम्ल के साथ भी रिएक्शन देगा, तो ऐसे ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि इसका जो ये है एग्जाम्पल, इसका ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। ये जैसे धात्विक एल्युमिनियम ऑक्साइड है और जिंक ऑक्साइड, ये दोनों उभयधर्मी ऑक्साइड है। इसका ये आपका एग्जाम्पल इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड एक ऐसे ऑक्साइड है उभयधर्मी ऑक्साइड। तो आपको ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि निम्न में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है, या फिर दे देगा कि जिंक ऑक्साइड है, नीचे लिख देगा उभयधर्मी, अम्लीय, क्षारीय, फिर लिख देगा दोनों, ऐसे कुछ करके दे सकता है और उसमें दे देगा ये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे में है जो आपका पोटेशियम तथा सोडियम। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका कि पोटेशियम तथा सोडियम ऐसी धातु है जिसे हवा में खुले छोड़ देने पर तुरंत आग पकड़ लेती है। इसे बचाने के लिए केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। तो इससे आपका एक ऑब्जेक्टिव सवाल आता है सबसे बढ़िया कि पोटेशियम तथा सोडियम को केरोसिन के तेल में क्यों डुबा कर रखा जाता है? तो आग ना, ये 2 नंबर में भी आ चुका है। ये पूछता है पोटेशियम तथा सोडियम को क्यों केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। तो इसका आप ये पूरा लिख देंगे जो हमने अभी इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट में हमको लिखा है, ये वाला, ठीक। और ये पोटेशियम तथा सोडियम काफ़ी अभिक्रियाशील धातु है, तुरंत क्या पकड़ लेती है? आग। तो ये 2 नंबर में आपका सवाल आ सकता है। अगर ये आता है तो आप ऐसे आंसर इसका लिख सकते हैं। आगे चलिए बढ़ते हैं। आगे है आपका कि धातु जल के साथ कैसी अभिक्रिया करती है, यानी कि धातु को जब जल में रखा जाता है तो कैसे अभिक्रिया करती है। तो चलिए देखते हैं। धातु जल से अभिक्रिया कर धातु के ऑक्साइड तथा जल बनाती है। धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके धातु के ऑक्साइड तथा जल बनाती है। यानी कि जब भी हम धातु को जल में रखेंगे तो क्या बनाएगी? धातु के ऑक्साइड। धातु को जब हम जल में रखेंगे यानी कि जल से रिएक्शन कराएंगे तो धातु का ऑक्साइड बनाएगी और हाइड्रोजन। तो आपको इसमें एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रखना है कि जब भी धातु को जल के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो क्या बनता है? धातु के ऑक्साइड और हाइड्रोजन, बस इतना ही याद रखना है। और चूंकि एक इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट है कि सभी धातुएं जल से अभिक्रिया नहीं करती, यानी कि बहुत कुछ ही धातुएं ऐसी हैं जो कि जल के साथ अभिक्रिया करती है, बाकी जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। तो चलिए हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं, धातुएं अम्ल के साथ कैसी अभिक्रिया करती हैं। तो आपका अगला जो पॉइंट है कि धातुएं अम्ल के साथ कैसी अभिक्रिया करती है, तो धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाती है। आपको बस एक ही चीज़ याद रखना है कि धातु जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण और जल का निर्माण करती है, दैट्स इनफ, इतना ही आपको याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट सवाल कहा जा सकता है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि एक्वा रेजिया क्या है। तो इसका हम लोग डिफिनीशन देखते हैं। तो इसका डिफिनीशन ये है, परिभाषा ये है कि यह 3:1 के सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। यह गोल्ड एवं प्लेटिनम को गला सकता है। यानी कि एक्वा रेजिया क्या है? ये 3:1 में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। ये क्या कर सकता है? ये गोल्ड और प्लेटिनम को भी गला सकता है। तो इसको ऑब्जेक्टिव में ये पूछ सकता है कि एक्वा रेजिया का अनुपात क्या होता है? तो 3:1 में होता है। और दूसरा क्या होता है कि किसको गलाने में सक्षम है? तो ये गोल्ड एवं प्लेटिनम को। ये 2 ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है और ये 2 नंबर में क्वेश्चन भी पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो आपका अगला टॉपिक है वो है लवणों के विलयन के साथ अन्य धातु की अभिक्रिया। यानी कि लवण का जो भी विलयन होता है उसके साथ धातुएं कैसी अभिक्रिया करती है। तो चलिए इसको जानने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्रियाशील श्रेणी देखना पड़ता है, क्रियाशीलता का श्रेणी। तो चलिए इसको देखते हैं। यह है आपका क्रियाशीलता का श्रेणी। देखिए सबसे ऊपर इसमें जो धातुएं हैं वो सबसे क्रियाशील धातुएं हैं, और जो सबसे नीचे है आपकी धातु वो सबसे कम क्रियाशील धातु है। रुकिए, और तो इसको थोड़ा हम जूम आउट कर देते हैं। देखिए ये सबसे ऊपर जो धातु है
जैसे ये पोटेशियम है, सोडियम और कैल्शियम है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। और जो बीच ये इधर आ रहा है वो क्रियाशीलता उसका क्या जा रहा है, घटते जा रहा है। और जो सबसे नीचे वो सबसे कम क्रियाशील धातु है, यानी कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु क्या है, पोटेशियम, और सबसे कम क्रियाशील धातु क्या है, Au। Au का मतलब होता है आपका चांदी, और Ag का मतलब होता है गोल्ड यानी कि सोना। तो इसी के आधार पर ये किसी भी लवण के विलयन को विलयन के साथ अभिक्रिया करते हैं। अगर कोई धातु है और किसी लवण के विलयन के साथ है तो उसको विस्थापित कर देगी अगर ये जो धातु लिए हैं वो इससे ज़्यादा इस लवण के विलयन के धातु से ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु, यानी कि ये ऊपर के होगी और लवण का विलयन इसके नीचे के धातु का होगा, तो ये क्या करेगा, उसको हटा देगा और ये खुद उसके जगह पर चला जाएगा। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर इसे देखते हैं, मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। देखिए जैसे देखिए ये यहाँ पे है, ये धातु अगर कोई ए धातु है, अगर कोई बी धातु का विलयन है तो ये क्या करेगा, इसको बी को भगा देगा और खुद ए जुड़ जाएगा इस लवण के विलयन के साथ और बी धातु को क्या करेगा, अलग कर देगा। यानी कि इससे पहले वाले चैप्टर में भी जैसे हम लोग को द्विविस्थापन आपको या विस्थापन अभिक्रिया में दिखाए हैं, सेम वही उसी तरह है कि अगर आप हैं और आपकी कोई महिला मित्र है, महिला मित्र के साथ आप हैं, अगर आपके जगह आपसे कोई बढ़िया सुंदर और बलशाली व्यक्ति आ जाए तो महिला मित्र क्या करती है, उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है और क्या होती है, उनके साथ हाथ में हाथ मिलाकर यानी कि जुड़कर चली जाती है और आपको क्या कर दिया जाता है, अलग। वैसे ही सेम इसी प्रकार है, लेकिन कब होता है, जब आपसे वो सुंदर होते हैं। तो ऐसे नहीं होता है कि आपसे बदसूरत हैं और चली गई, ऐसा होता रियल लाइफ में भी नहीं होता है और यहाँ अभिक्रिया में भी नहीं होता है। तो उसी प्रकार है, देखिए समझाते, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम आपको एक समझाने के लिए। एग्जाम्पल में देखिए दिखाते हैं, जैसे ये एग्जाम्पल में आपको है कि आयरन है और ये कॉपर सल्फेट का विलयन है, क्या बना रहा है, आयरन सल्फेट बना दे रहा है यहाँ कॉपर। यानी कि आयरन क्या कर रहा है, कॉपर को यहाँ के सल्फेट के विलयन से क्या कर रहा है, भगा दे रहा है यहाँ बाहर और खुद सल्फेट के विलयन में जुड़ जा रहा है और आयरन सल्फेट बना रहा है। अब आपको हम दिखाते हैं आयरन कॉपर से ऊपर होगा अभिक्रियाशीलता की श्रेणी में। देखिए दिखाते हैं, ये आपका आयरन कहाँ है, देखिए आपको दिखाते हैं, आयरन आपका कहाँ है, यहाँ है, कॉपर कहाँ है, यहाँ है। यानी कि ये ऊपर है और ये नीचे, यानी कि ये जो आयरन है आपका वो ज़्यादा अभिक्रियाशील है कॉपर के बजाय, इसीलिए कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को अलग कर दे रहा है, खुद उसके साथ क्या हो जा रहा है, जुड़ जा रहा है। तो ये उसी स्थिति में होगा जब उससे ज़्यादा क्रियाशील धातु जिसका विलयन है लवण का विलयन, उससे ज़्यादा क्रियाशील धातु के साथ अभिक्रिया कराया जाएगा, ये तभी पॉसिबल है, यानी तभी संभव है। तो चलिए आगे देखते हैं, ये आप समझ गए कैसे होता है। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। अब आता है कुछ टर्म, जैसे कि है निस्तापन किसे कहेंगे। तो चलिए इसको देख लेते हैं कि आप निस्तापन किसे कहेंगे। देखिए बताते हैं निस्तापन आप किसे कहेंगे। तो कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु से अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। यानी कि ये निस्तापन किसके लिए प्रयुक्त है, कैसे अयस्कों के लिए, कार्बोनेट अयस्क के लिए। पहला यहाँ से ध्यान रखना है कि निस्तापन किसके लिए प्रयुक्त है, कार्बोनेट अयस्क के लिए। और ये क्या होता है, वायु के सीमित वायु में अधिक ताप पर, यानी कि ये वायु की अनुपस्थिति में कराया जाता है। तो जब कार्बोनेट अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तो ये कैसे किस में परिवर्तित हो जाता है, ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को निस्तापन कहा जाता है। और दूसरा एक टर्म आता है आपको, जैसे इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे जिंक कार्बोनेट है, यहाँ जिंक कार्बोनेट, इसको तापन करेंगे कि गर्म करने तो क्या बदल जाएगा, जिंक के ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। तो इसी का एक और टर्म आता है जिसको हम देखते हैं अभी, भर्जन। तो भर्जन आप किसे कहेंगे, इसको देख लेते हैं। तो भर्जन क्या है, भर्जन किसके लिए प्रयुक्त है, सल्फाइड अयस्क के लिए। यानी कि सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है, इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। यानी कि पहले तो भर्जन किसके लिए प्रयुक्त है, तो सल्फाइड अयस्क के लिए। और इसको कैसे गर्म किया जाता है, वायु की उपस्थिति में। जबकि निस्तापन कैसे करते हैं, वो किस अयस्कों के लिए प्रयुक्त होता है, तो जैसे अभी हम लोग ऊपर देखे हैं यहाँ कि निस्तापन कार्बोनेट
निस्तापन कार्बोनेट अयस्कों के लिए प्रयुक्त होता है और वायु की अनुपस्थिति में किया जाता है, जबकि वही जो वर्जन होता है वो किसका अयस्कों के लिए प्रयुक्त होता है, सल्फाइड अयस्कों के, और वायु की उपस्थिति में किया जाता है। तो इसका ये डिफिनीशन हुआ और इससे जो ऑब्जेक्टिव 2 बन सकता था ये है। तो इसका चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ये जिंक सल्फाइड है, इसको वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्या बनता है, जिंक ऑक्साइड और SO2 बनता है। ये आप समझ लिए। और आपका जो अब अगला नेक्स्ट टर्म है कि हम लोग किसी भी धातु अयस्क से तो जो हम लोग का अगला टर्म था ये कि इसके हम लोग को अगला टर्म जो जानना था कि किसी भी धातु से हम लोग किसी भी धातु का निष्कर्षण हम लोग कैसे करते हैं, यानी कि तो ये जानने के लिए हम लोग जान लेते हैं कि अयस्क क्या होता है और खनिज क्या होता है। तो पृथ्वी के अंदर से हम लोग खोदे और कुछ भी चीज़ मिला, कुछ भी प्राप्त हुआ, लोहा लकड़ी डंटा कुछ भी, तो उसको खनिज बोलेंगे। लेकिन अयस्क किसे बोलेंगे, तो अयस्क उसे बोलेंगे जिसको हम अयस्क उस खनिज को बोलेंगे जिससे हम कम खर्च में और आसानी से सरलता पूर्वक किसी धातु को निकाल सके, तो उसे उस धातु का अयस्क कहेंगे। अब हम लोग इसमें जो टर्म है उसको देख लेते हैं। तो जो पहला हम लोग का टर्म है कि अयस्क का सांद्रण। अयस्क का सांद्रण आप किसे कहेंगे, ये क्या, चूँकि हम लोग इसको अयस्क से किसी धातु का निष्कर्षण कर रहे थे, इसको हम लोग देख रहे हैं कि अयस्क से किसी भी धातु को कैसे निकालेंगे। तो पहले हम लोग जान लिए खनिज किसे कहते हैं और अयस्क किसे कहते हैं। अयस्क उसे कहेंगे जिससे हम आसानी से उस धातु का निष्कर्षण कर लें, तो उस धातु का अयस्क कहेंगे। अब अयस्क से धातु निकालने की प्रक्रिया ऐसे है कि सबसे पहले अयस्क धातु के निकालने के लिए अयस्क का सांद्रण करते हैं। अब अयस्क का सांद्रण किसे कहेंगे, अयस्क से धातु को निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम अयस्क का सांद्रण करते हैं। तो अब अयस्क का सांद्रण किसे कहेंगे, इस चीज़ को अब हम देख लेते हैं। तो अयस्क का सांद्रण आप किसे कहेंगे, अयस्क में जितनी सारी अशुद्धियाँ हैं उसको निकाल देते हैं, इसी को अयस्क का सांद्रण कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको फर्दर माने और आगे तौर पर फर्दर इसको 3 प्रकार से बांटा गया है। जैसे कि अब हम लोग पढ़े हैं कि सबसे उच्च अभिक्रियाशील धातु होती है, कुछ मध्य अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं और कुछ निम्न अभिक्रियाशील धातु होती हैं। उच्च अभिक्रियाशील धातु कहने का मतलब कि बहुत जल्दी अभिक्रिया करती है। मंद अभिक्रियाशील धातु कहने का मतलब है कि धीरे धीरे अभिक्रिया करती है। और निम्न अभिक्रियाशील धातु कहने का मतलब है कि बहुत कम अभिक्रिया करती है, माने बहुत देर लगा देती है। अभी जैसे ऊपर हम लोग अभिक्रियता श्रेणी में देखे हैं उसी प्रकार से। तो उच्च जो अभिक्रियाशील धातु होती है उसका हम लोग क्या करते हैं, आगे आपको ले चलते हैं। देखिए, जो उच्च अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, कैसे उससे धातु का निष्कर्षण करते हैं, तो उस अभिक्रियाशील को गलित धातु का विद्युत अपघटन कर देते हैं, तो शुद्ध धातु निकल जाता है। यानी कि उच्च अभिक्रियाशील धातुओं के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, उच्च अभिक्रियाशील धातुओं के लिए सबसे पहले अयस्क का सांद्रण तो सबके लिए जरूरी है। अयस्क का सांद्रण जो करते हैं वो सभी प्रकार की धातुओं के लिए मैंडेटरी है, यानी कि सभी धातुओं में हम लोग ये अयस्क का सांद्रण सभी धातुओं में हम लोग करते हैं। उच्च अभिक्रियाशील धातु हो या मध्य अभिक्रियाशील धातु है, निम्न अभिक्रियाशील धातु है, अयस्क का सांद्रण हर स्थिति में होगा। लेकिन ये अलग बाकी सब का जो टर्म होता है वो अलग अलग हो जाता है। जैसे उच्च अभिक्रियाशील धातु के लिए हम लोग क्या करते हैं, गलित धातु का विघटन कर देंगे तो शुद्ध धातु निकल जाएगा। लेकिन अगर कोई धातु मध्य अभिक्रियाशील हो तो उसके अयस्क को पहले क्या करते हैं, सल्फाइड अयस्क और कार्बोनेट अयस्क में बदलते हैं। कार्बोनेट अयस्क के लिए क्या करते हैं, कार्बोनेट अयस्क को बदलने के लिए क्या करते हैं, निस्तापन, और सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में बदलने के लिए क्या करते हैं, वर्जन। तो देखिए हम आपको ऊपर और समझाते हैं बढ़िया से। पहले तो कोई भी धातु है तो उसका सांद्रण कर लेंगे। सांद्रण करने के बाद अगर वो धातु अधिक अभिक्रियाशील है तो उसको गलित अवस्था का विद्युत अपघटन कर देंगे तो शुद्ध धातु निकल जाएगा। अगर वो निम्न अभिक्रियाशील धातु है तो उसको क्या, उसमें 2 प्रकार के अयस्क उसमें पाए जाएंगे, कार्बोनेट अयस्क और सल्फाइड अयस्क। तो कार्बोनेट अयस्क को अगर धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित करना है तो उसको निस्तापन करके धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन कर लेंगे। अगर वह सल्फाइड अयस्क हुआ तो उसको वर्जन की सहायता से धातु के ऑक्साइड में बदल लेंगे। यानी कि
सबसे मध्य अभिक्रियाशील धातु में हम लोग क्या करते हैं कि उसको ऑक्साइड में बदलते हैं। सबसे पहले कोई मध्य अभिक्रियाशील धातु है तो उसको सबसे पहले सांद्रण करेंगे, तो सबके लिए है। सांद्रण करने के बाद उसको धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन करते हैं ताकि वो आसानी से धातु में परिवर्तित हो जा सके। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि किसी भी अयस्क को हम लोग उसके धातु के ऑक्साइड में क्यों परिवर्तित करते हैं। तो इसका आंसर होगा किसी भी अयस्क को धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन इसलिए करते हैं ताकि उससे आसानी से बढ़िया से आसानी से और कम खर्च में धातु निकाला जा सके। इसका आंसर होगा कि धातु के ऑक्साइड किसी भी अयस्क को उसके धातु के ऑक्साइड में इसलिए परिवर्तन किया जाता है ताकि उसे आसानी एवं कम खर्च में उसे धातु का निष्कर्षण किया जा सके। तो कोई भी धातु है तो उसको सबसे पहले सांद्रण करने के बाद क्या करते हैं, धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन करते हैं। तब जो कि अयस्क है, अयस्क दो प्रकार के होते हैं, कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क। तो कार्बोनेट अयस्क को धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन करने के लिए क्या करते हैं, निस्तापन, और सल्फाइड अयस्क को धातु में परिवर्तन करने के लिए धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन करने के लिए क्या करते हैं, भर्जन। इससे आपको ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि कार्बोनेट अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तन करने के लिए क्या करते हैं, निस्तापन, और सल्फाइड अयस्क को धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन करने के लिए क्या करते हैं, भर्जन। तो ये आपको देखना होगा। और आगे जब धातु का ऑक्साइड बन गया तो अब हम जब धातु का ऑक्साइड हम लोग का बन जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, धातु के ऑक्साइड बन जाने के बाद जब हम लोग को धातु का ऑक्साइड प्राप्त हुआ तो धातु का अपचयन कर देते हैं। अपचयन मतलब आप समझते हैं ना, धातु का अपचयन यानी कि धातु में कोयला लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, धातु का अपचयन। यानी कि धातु का अपचयन मतलब ऑक्सीजन हटा देना। जब धातु में से ऑक्सीजन को हटा देंगे तो धातु आपको धातु मिल जाएगा, लेकिन धातु जो मिलेगा वो शुद्ध धातु नहीं मिलेगा। तो शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, धातु का शोधन कर देंगे तो शुद्ध धातु मिल जाएगा। अब ये आप देख चुके हैं कि जो अधिक अभिक्रियाशील धातु है और जो मंद अभिक्रियाशील धातु है, इससे धातु कैसे प्राप्त किया जाए। लेकिन आपको अभी देखना बाकी है कि हम लोग निम्न अभिक्रियाशील धातुओं से धातु कैसे निकालते हैं, निम्न अभिक्रियाशील धातुओं से। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो निम्न अभिक्रियाशील धातुओं को कैसे प्राप्ति की जा सकती है, यानी निम्न अभिक्रियाशील जो धातु हैं से उसकी धातु कैसे निकाली जा सकती है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि निम्न जो अभिक्रियाशील धातुएँ होती हैं उसको हम लोग सल्फाइड अयस्क में कन्वर्ट करते हैं। निम्न अभिक्रियाशील धातु अक्सर किसमें उसका अयस्क कैसा होता है, सल्फाइड अयस्क होता है। जो निम्न अभिक्रियाशील धातु है उसका अयस्क सल्फाइड अयस्क होता है, जबकि मध्य अभिक्रियाशील जो धातु है उसका ऑक्साइड कैसे होता है, जो मध्य अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं उसका ऑक्साइड उसका अयस्क कार्बोनेट अयस्क और सल्फाइड अयस्क दोनों अयस्क में पाया जाता है। इसीलिए इसके ऑक्साइड में परिवर्तन करने के लिए हम लोग निस्तापन एवं जागरण दोनों का प्रयोग करते हैं। जबकि निम्न अभिक्रियाशील धातुओं में सल्फाइड अयस्क पाया जाता है, जो कि जिसको भर्जन की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, जिसको भर्जन की सहायता से हम लोग क्या कर देते हैं, धातु में परिवर्तन कर लेते हैं। धातु निकल जाता है, उसके बाद से उसको शुद्ध करने के लिए परिष्करण कर देते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो ये जो रहा आपका कंप्लीट चैप्टर, आपका जिसका चैप्टर का नाम है धातु एवं अधातु, ये आपका कंप्लीट चैप्टर ख़त्म हुआ और बढ़िया से ख़त्म हुआ। इसको आप रिवीजन के तौर पर ले सकते हैं। अगर आप बढ़िया से पूरा चैप्टर रिवीजन के तौर पर पढ़ना चाहते हैं, रिवीजन करना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, क्योंकि ये मुझे भी मोटिवेट करेगा आपको अगले चैप्टर पढ़ाने के लिए। और अपना कमेंट छोड़ें कि आप कहाँ इसमें कौन सा टॉपिक छूट गया है, या फिर कहाँ आपको हम गलतियाँ कर रहे हैं, या फिर इसका स्पीड सही है कि फिर हमको धीरे थोड़ा और चलना चाहिए। इसमें तो धीरे नहीं ख्याल से चलना चाहिए, क्योंकि ये रिवीजन के तौर पे आपको लिया जा रहा है। और फिर मैं लास्ट में बता दूँ कि आप इस चैनल से जुड़ें और इसको सब्सक्राइब करें, और इसमें कमेंट भी बताएं कि आपको कौन सा टॉपिक और आगे चाहिए जिसमें आपको समझ में नहीं आ रहा है। और ये इसको बता दें, अगर इसको आप बढ़िया से पढ़ रहे हैं तो आप 80+ मार्क्स जरूर स्कोर करेंगे, क्योंकि ये आपको जो बिहार में बोर्ड में होता है ना, इसको आपको डिफिनीशन ही पूछता है, यानी कि परिभाषा ही ज़्यादातर पूछता है। तो ये नोट्स के तौर पे आप अगर इसको नोट्स के तौर पे समझ के पूरा याद भी करते चल रहे हैं ना, तो आपको 80% आने की संभावना है, अगर आपकी राइटिंग अच्छी है और आप सही ढंग से वहाँ लिख देते हैं। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।